सबसे पहले एक्सप्लोर करें। हालांकि हमने प्लूटो, दूसरे जो प्लैनेट्स हैं, जुपिटर हो गया, हमारा सैटर्न हो गया, ये सारी चीजों को भी हम पहले से ही रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन अब हम ऐसे प्लैनेट को रिसर्च कर रहे हैं जिस पे पहुंच पाना ऑलमोस्ट यानी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। दुनिया की कुछ ही कंट्री वहां तक एक तरीके से रिसर्च कर पाई हैं। डेफिनेटली उस पर लैंड करना अभी के लिए इतना पॉसिबल नहीं है। हम उसके चारों तरफ आसपास ऑर्बिट करके उसकी डिटेल स्टडी करेंगे कि वहां पे जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो रिचेस्ट एटमॉस्फेयर है वो किस तरीके से बना, ग्रेविटी कैसी है, मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, उसकी वजह से क्या अर्थ के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ता है, क्या हमारे वीनस ने ऐसा कुछ यानी जो उसके आसपास की जो एटमॉस्फेयर है उसका कंट्रीब्यूशन क्या अर्थ से भी लगाया जा सकता है उसका रिलेशन, या फिर उसके अंदर से यानी वीनस के अंदर से यह एटमॉस्फेयर बना है, यानी एटमॉस्फेयर इतना डेंस एटमॉस्फेयर अर्थ से भी 100 टाइम्स डेंस एटमॉस्फेयर कैसे बना वीनस के ऊपर में, यह मिस्ट्री काफी सालों से थी जो हम अभी सॉल्व करने वाले हैं 2028 के इस मिशन में। डेफिनेटली यूपीएससी में इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जो भी हमारे फ्यूचरिस्टिक मिशंस होते हैं यूपीएससी ने बार बार उनको पूछा है। चंद्रयान से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं, मार्स से रिलेटेड आ चुके हैं, आदित्य L1 पे 2-3 बार क्वेश्चन आ चुके हैं, और अब बारी है हमारे इस तरह के टॉपिक्स की। शुक्रयान जो हमारा पहला मिशन होगा 2028 में। आइए इस चीज को डिटेल में समझते हैं कि क्यों हम वीनस की स्टडी करना चाहते हैं और कौन से व्हीकल को लॉन्च किया जाएगा। इसरो की अगर हम बात करें तो इसरो को अभी रिसेंटली ये शुक्रयान की पूरी परमिशन मिल गई है। ऐसा नहीं है कि शुक्रयान अब परमिशन मिलने के बाद ही इन्होंने डेवलपमेंट स्टार्ट करना किया होगा, बट डेफिनेटली जो इनकी डेवलपमेंट होती है काफी पहले से चलती रहती है, और जब फाइनल अप्रूवल होता है, जब उनको मिल जाता है तो उसके बाद ही अपनी पेस को, अपनी स्पीड को बढ़ा देते हैं। डेफिनेटली इसमें जो व्हीकल यूज करने वाले हैं यानी LBM-3 जो हमारे पास सबसे हैवीएस्ट रॉकेट है वो रॉकेट होगा, लेकिन इसके अंदर में एक ऐसा मैकेनिज्म यूज होने वाला है जो आज तक हमने पहले नहीं किया। हालांकि दूसरी कंट्री ने उसको पहले किया हुआ है, उदाहरण के तौर पे नासा उसको पहले कर चुका है, लेकिन इंडिया इसको पहली बार करेगा। उसका नाम है एरो ब्रेकिंग, यानी हम इस बार थ्रस्टर यूज नहीं करने वाले हैं, हम एरो ब्रेकिंग के ऊपर में फोकस करने वाले हैं। और एरो ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी जो है वो अपने आप में एक्सपर्टीज मांगती है, एक्सपीरियंस मांगती है, और अब इंडिया इतना एक्सपीरियंस्ड हो गया है कि अब वो एरो ब्रेकिंग जैसी टेक्नोलॉजी को भी यूज कर सकता है। यानी जो केपलर के जस्ट अपोजिट जो लॉ लगता है उसके ऊपर भी ये अब एक्सपेरिमेंट भी होगा और ये सक्सेसफुल भी होगा। इसरो शुक्रयान मिशन अप्रूव्ड। ऑल अबाउट द इंडियाज वीनस ऑर्बिटर मिशन के बारे में जो भी आप जानना चाहते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं शुक्रयान 1 के बारे में आप जानना चाहते हैं, वो हम आपको अभी जानकारी देंगे। इसरो रिसीव्ड अप्रूवल, लगभग 1200 करोड़ के आसपास का ये प्रोजेक्ट है। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो डेफिनेटली इंडिया भी एक यानी टॉप की कंट्रीज में पहुंच जाएगा जो कि वीनस तक पहुंची है। For the first Venus mission Chukryan, the probe will undertake a detailed investigation of Venus, including surface के सबसे पहले जो हमारा मेन पर्पस है सरफेस को डिटेल स्टडी करना है, एटमॉस्फेयर एंड द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर यानी उसके सरफेस के ऊपर में किस तरीके से चीजें और उसके अंदर में क्या क्या चीजें हो सकती हैं। डेफिनेटली अंदर ड्रिल करके हम डेफिनेटली नहीं देख सकते एट प्रेजेंट, बट यस उसके बाहर के एटमॉस्फेयर से एक अंदाजा लगाया जा सकता है, जैसे कि हमने अर्थ को बिना अंदर ड्रिल किए अंदर कोर का आइडेंटिफाई कर लिया, मेंटल को आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन हम जानते हैं कि अर्थ में आज तक जो डीपेस्ट ड्रिल किया गया है कोला पेनिनसुला में यानी आर्कटिक रीजन के अंदर में, वो सिर्फ 12 किलोमीटर का है। जी हां, 12 किलोमीटर से ज्यादा डीप आज तक कोई नहीं गया। इवन इस 12 किलोमीटर ड्रिल में भी ह्यूमन नहीं पहुंचे, हमने इंस्ट्रूमेंट्स को वहां से पहुंचाने के बाद कुछ स्टडीज की हैं। तो डेफिनेटली यानी आउटर हम यानी जियोलॉजी से हम समझने की यानी जियोलॉजी को अगर हम समझना चाहते हैं तो उसके लिए जियोग्राफी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, क्लाइमेटोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारी क्लाइमेटोलॉजी और जो जियोग्राफी होती है वो कहीं ना कहीं जियोलॉजी से भी रिलेटेड होती है। आपको जानकारी देना चाहते हैं कि चहल एकेडमी लाए हैं एक स्पेशल डिस्काउंट ऑफर कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। यहाँ पे हमारे जो कोर्सेज की फीस है ऑनलाइन 99,999 से जस्ट 49,999 कर दी गई है फॉर ए लिमिटेड टाइम ऑफर।
यहां पे जो हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर की फीस थी 24,999 से सिर्फ 19,999 कर दी गई है, जिसमें हम सारे पूरे कंप्लीट कोर्स को आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें हमारे जो एमसीक्यूज कवर किए जाएंगे, पूरा जीएस सेक्शन कवर किया जाएगा, सीसेट सेक्शन कवर किया जाएगा, और एसे लेटर और जो राइटिंग होती है वो करवाई जाएगी, और टेस्ट सीरीज भी इसमें इंक्लूडेड है। और इसकी सिर्फ फीस 19,999 है। आप इस कोड को यूज कर सकते हैं, और ज्यादा जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक को क्लिक करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बात करते हैं पर्टिकुलर टॉपिक की, तो यहां पे अभी एक न्यूज सामने आती है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के जो डायरेक्टर हैं नीलेश देसाई, इन्होंने अभी वीनस ऑर्बिटर मिशन की ये प्रोजेक्ट की अप्रूवल मिल गई है, और ये खुशखबरी इन्होंने पूरी मीडिया के सामने दी है। हालांकि शुक्रयान पहले से ही प्लान हो चुका था, यानी इसका जो प्लान है वो लगभग 19 यानी 18 यानी आप बोल सकते हैं 2018 के आसपास में इसको डिसाइड किया गया था। 19 तक इसको अप्रूवल मिलने के चांसेस थे, लेकिन मेन प्रॉब्लम थी कि उस टाइम पे फिर कोरोना आने की वजह से और पैसे की थोड़ा सा बोल सकते हैं कॉन्स्टेंट होने की वजह से, टेक्निकल कॉन्स्टेंट होने की वजह से उसको उस टाइम से थोड़ा डिले कर दिया गया। फिर चंद्रयान मिशन हमने लॉन्च कर दिया, आदित्य L1 मिशन हमने लॉन्च कर दिया, और अब हमारी बारी होगी शुक्रयान 1 यानी वीनस ऑर्बिटर मिशन की। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, इसका नाम होगा शुक्रयान 1, या फिर आप इसको वीनस ऑर्बिटर मिशन भी बोल सकते हैं। याद रखिएगा, ऑर्बिटल नहीं है, ऑर्बिटर है। ऑर्बिटर का मतलब है चारों तरफ घूमने वाला, उसके चारों तरफ ऑर्बिट लगाने वाला। ये इसरो का सेकंड इंटरप्लेनेटरी मिशन होगा। यानी इससे पहले मैंने बताया आपको 2013 में हमने PSLV C25 के थ्रू 5 नवंबर को मार्स ऑर्बिटर मिशन लॉन्च किया था। 24 सितंबर 2014 में वो मार्स तक पहुंचा था, और उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। डेफिनेटली ये इंटरप्लैनेटरी में सेकंड होगा, बट क्या हम स्पेस में और क्या हमने डेफिनेटली चंद्रयान भी हमने किया, लेकिन वो प्लैनेट की कैटेगरी में नहीं आता है, वो एक नेचुरल सैटेलाइट है। तो ये याद रखिएगा जब स्टेटमेंट यूपीएससी में आती है कि ये सेकंड इंटरप्लैनेटरी मिशन होगा, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा, रॉन्ग नहीं है, क्योंकि चंद्रयान में जो चांद के ऊपर, मून के ऊपर जो रिसर्च चले, दैट इज नॉट अ planet, that is a natural satellite. This mission will help study Venus from orbit and provide valuable insight into the surface, atmosphere, interaction with the sun. इस तरह का ये मिशन होगा जो कि इसके चारों तरफ घूम घूम के ये स्टडी करेगा। लगभग 2 से 3 साल इसकी लाइफ बताई जा रही है, यानी इसको लॉन्च जब किया जाएगा 2028 में, उसके बाद ये 2 साल तक यहां ये स्टडी करेगा, और अगर सक्सेसफुल होता है तो इसको फर्दर एक्सटेंड भी की जा सकती है इसकी स्टडी। वीनस इज कॉल्ड अर्थ का ट्विन, यानी ट्विन भाई कहलाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसका जो साइज है, इसकी जो डेंसिटी है, इसका जो मास है, ऑलमोस्ट सिमिलर है टू द अर्थ। इसी वजह से इसको बोला जाता है अर्थ ट्विन, तो इसको याद रखिएगा। सो वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। सेकेंड थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इट इज सिमिलर टू द अर्थ, और इसको अर्थ ट्विन भी कहा जाता है। वीनस हेल्प अंडरस्टैंड अर्थ इवोल्यूशन एंड क्लाइमेट। यानी अब हम अर्थ को जब बहुत ज्यादा डीप में स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, अगर वैसा ही कुछ फिनोमिना सपोज कर लीजिए हमें दूसरे प्लैनेट पे, यानी हम इतने सारे प्लैनेट्स को इतना ज्यादा एक्सप्लोर क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे क्या रीजन है? सबसे पहला रीजन है कि हम लोग रिसोर्स को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, रिसोर्स सर्च कर रहे हैं, क्योंकि अर्थ पे आप जानते हैं कि हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज जो भी अवेलेबल हैं धीरे धीरे करके डिप्लीट होते जा रहे हैं। सोलर जो रिसोर्स अवेलेबल है वो इतना ज्यादा कैपेबल नहीं है कि हमारी सारी डिमांड को सेटिस्फाई कर सके। प्लस में जो सोलर है वो सिर्फ पर्टिकुलर हमारे ट्रॉपिकल रीजन में ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है, वहीं पे जो हमारे एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल रीजन, टेम्परेट पोलर रीजन है, वहां पे सोलर लाइट को हम इतना ज्यादा यूज नहीं कर सकते हैं। तो डेफिनेटली उसके लिए हम इसगान जैसे प्रोग्राम भी लाए हैं, इंटरनेशनल सोलर ग्रिड एक्शन नेटवर्क, जिसमें पूरे वर्ल्ड के सारे सोलर ग्रिड्स को अटैच किया जाएगा। यानी इंडिया में प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है फ्यूचर में किसी दूसरी कंट्री, मंगोलिया, रशिया और या फिर फ्रांस, जर्मनी तक भी जा रही हो, जिनको प्रॉपरली सन का एक्सेस नहीं है, और हम इससे पैसा भी कमा सकते हैं। इकोनॉमिक वैल्यूज भी हैं, बायलेटरल ट्राइलेटरल रिलेशन जो है वो भी हमारे बनते हैं। बट
डेफिनेटली उसको बड़ी अभी टाइम लगेगा। तो हम बात कर रहे हैं कि हम क्यों इस तरीके से रिसर्च कर रहे हैं वीनस या इसके जैसे प्लैनेट की। यानी अगर हम वीनस को अगर ठीक से स्टडी कर लें तो माना जाता है कि सोलर सिस्टम में जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो लगभग एक ही टाइम के आसपास बने हैं, कुछ ही हजारों साल का डिफरेंस है इनके फॉर्मेशन के अंदर में। इस वजह से ये अगर हमें वीनस का फॉर्मेशन पता चल जाए तो उससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि अर्थ का फॉर्मेशन भी इस तरह से होगा। तो कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए बहुत बेटर रहता है। चंद्रयान में जो हम चांद यानी मून की जो स्टडी कर रहे हैं वो भी सेम पर्पस के लिए की जा रही है कि अगर हम मून के ऊपर में जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि बड़े बड़े क्रेटर्स हैं, इतने बड़े क्रेटर्स हैं कि हमारे यहां के बहुत बड़े बड़े पॉन्ड्स उसमें, लेक्स उसमें कवर हो जाएगी। इतने बड़े बड़े क्रेटर्स वहां पे कैसे बने हैं? क्या उन क्रेटर्स का मेन रीजन मीटेओराइट का अटैक है या फिर कुछ और एक्टिविटी है, या फिर ये कोई एक पर्टिकुलर जियोलॉजिकल पैलियो चैनल्स हैं जो एक तरीके से पहले पास्ट में रिवर पॉन्ड हुआ करती थी और उनके डिमिनिश होने के बाद में वो स्पेस रह गया है। क्या ये किसी तरह का बायो सिग्नेचर है? तो ये सब हम स्टडी करना चाहते हैं इन सब प्लैनेट को, और पहला पर्पस है हमारा किसी रिसोर्स को आइडेंटिफाई करना। डिस्पाइट सिमिलैरिटीज वीनस हैज एक्सट्रीम कंडीशन सच एज सरफेस टेम्परेचर इसका 462 डिग्री सेल्सियस है, यानी फ़ारेनहाइट में लगभग 800 डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री में लगभग 462 डिग्री सेल्सियस। डेफिनेटली बहुत ज्यादा हॉट है। डेंस एटमॉस्फेयर एंड हाई प्रेशर मार्किंग अ वैल्यूएबल साइंटिफिक सब्जेक्ट। तो हमारे लिए एक क्यूरोसिटी भी है और इसको जानकर हम अपने अर्थ के बारे में भी जान पाएंगे और ज्यादा डिटेल में जान पाएंगे, और हो सकता है हमें कोई रिसोर्सेज भी यहां पे मिले। अब बात है कि यहां पे इतना टेम्परेचर कैसे हो पाता है। यानी उदाहरण के तौर पे मान लीजिए दिस इज आवर सन और यहां पे है हमारे पास ये सारे के सारे प्लैनेट। तो अगर हम मरकरी की बात करें और वीनस की बात करें तो इन दोनों के टेम्परेचर में जमीन आसमान का फर्क है। एंड हियर वी हैव आवर अर्थ। बात अगर करें तो मरकरी जो है इतना ज्यादा क्लोज है सन के, फिर भी ये ठंडा क्यों है, और वीनस जो है इससे दूर है और फिर भी ये इतना ज्यादा गर्म क्यों है? तो इसका मेन रीजन है वहां पे प्रेजेंट एटमॉस्फेरिक गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस, जो कि सनलाइट को ट्रैप कर लेती है और टेम्परेचर को बढ़ा देती हैं। मरकरी पे इतना एटमॉस्फेयर ना मिलने की वजह से जो सनलाइट यहां पे पहुंचती है डायरेक्टली रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। यानी पास होना जरूरी नहीं, यानी सिर्फ पास होने से हीट डिसाइड नहीं होती है, क्योंकि यहां पे जो सनलाइट पहुंचेगी वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, एल्बिडो हो जाता है। लेकिन यहां जो वीनस पे जो सनलाइट पहुंचेगी यहां पे डेंस क्लाउड की वजह से ये पूरे टेम्परेचर को बढ़ा देगा। यही रीजन है जो कि अर्थ के चारों तरफ एक हमें प्लीजेंट एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर मिलता है। लगभग 34 डिग्री सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर जो हमें मिल रहा है वो हमारी जो डेंसिटी है एटमॉस्फेयर की उसकी वजह से। अगर हमारी डेंसिटी एटमॉस्फेयर की बढ़ जाएगी तो हमारे यहां का टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। इसीलिए एक ग्लोइंग कंसर्न है कि जीएचजी के एमिशन को कम से कम किया जाए, अदरवाइज डेंसियस क्लाउड बन जाएंगे और गैसियस क्लाउड बन जाएंगे और हमारी बहुत ज्यादा टेम्परेचर को ये ट्रैप कर लेगा, हीट को ये ट्रैप कर लेगा और रिलीज ये नहीं हो पाएगी। तो डेफिनेटली एक रीजन है हमारे टेम्परेचर बढ़ने का यहां का एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट अगर हम बात करें वीनस के बारे में, अगर थोड़ा स्टडी करें तो वीनस इज ऑफन विजिबल टू द नेकेड आइज। यानी कुछ जो अगर हम बात करें कुछ रशिया की या फिर कुछ यूरोपियन कंट्रीज में कुछ जो हमारी फैमिलीज हैं वो क्या करती हैं कि नाइट टाइम में जब गैदरिंग होती है, पार्टीज जब होती हैं, वहां पे हमारी तरह वो पार्टीज के अंदर में कई बार यानी हम गेम्स वगैरह खेलते हैं और ये सब चीजें करते हैं। और कुछ पर्टिकुलर हम कंट्री में देखते हैं कि जब वो उनकी पार्टीज होती है तो पार्टी के टाइम पे नाइट जो क्लियर स्काई होता है वहां पे वो वीनस को टेलीस्कोप से देख के वो सेलिब्रेट करते हैं और इस तरह के डेज भी सेलिब्रेट किए जाते हैं, वीनस डे भी सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो ये देखा जा रहा है कि नेकेड आइज से हम इसको इवनिंग और मॉर्निंग टाइम पे इसको इजीली देख सकते हैं। डेफिनेटली सन की लाइट में डे टाइम में हमें इस तरह के प्लैनेट्स क्लियरली दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन ये हमें दिख सकता है अगर हम अर्ली मॉर्निंग और अगर हम लेट इवनिंग में अगर इसको देखना चाहें। बट डेफिनेटली जो लाइट पॉल्यूशन है वो नहीं होना चाहिए, एयर पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये सारे दोनों पॉल्यूशन की वजह से हम जो ब्राइट चीजें होती है उनको भी नहीं देख पाते हैं।
अर्थ के ट्विन बोला जाता है। जैसे मैंने बताया आपको, साइज, मास और डेंसिटी ऑलमोस्ट सेम जैसा ही है। थिकनेस की अगर हम बात करें तो इसके अंदर में 96.5% कार्बन डाइऑक्साइड है, 3.5% नाइट्रोजन है और रिमेनिंग अमाउंट में सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फर डाइऑक्साइड भी यहां पे प्रेजेंट है। यहां पे अगर हम एयर प्रेशर की बात करें तो अर्थ से लगभग 90 टाइम्स ज्यादा प्रेशर है। टेम्परेचर 465 डिग्री सेल्सियस के आसपास है और जो विंड की स्पीड है वो है 100 मीटर पर सेकेंड, या फिर आप मान सकते हैं 220 माइल्स पर आवर, जो कि बहुत ज्यादा स्पीड होती है। मेटल कॉम्पोजिशन की अगर हम बात करें तो एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते। इट इज नॉट नोन इफ वीनस कोर इज सॉलिड। Unlike Earth, Venus weak magnetic field is not produced by a dynamo in the कोर। अर्थ के अंदर में, हमारी अर्थ के अंदर में एक डायनेमो बनता है, यानी हमारे जो कोर है, कोर, आउटर कोर में अंदर में एक डायनेमो बनता है जहां पे आयरन के पार्टिकल्स बहुत फास्ट मूविंग स्पीड से चल रहे हैं। और जब ये आयरन के पार्टिकल्स बहुत फास्ट चलते हैं एक्साइटमेंट की वजह से, तो आयरन के साथ उसके इलेक्ट्रॉन्स भी चलते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन चलते हैं उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड चलती है तब आपने सुना होगा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, जो उसके राइट एंगल पे होती है, और उसी राइट एंगल की फील्ड से हमारी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड बनती है, जो कि लगभग 1.5 टेस्ला के आसपास हो सकती है। और अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट एक्चुअली कीप ऑन चेंजिंग देयर डायरेक्शंस एंड देयर पोलैरिटी, नॉर्थ पोल साउथ पोल को चेंज करती रहती है। लेकिन हमें इस तरह का जो ज्यादा प्रूफ हमें वीनस में नहीं दिखाई देते। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड जो है कंपैरेटिवली स्लो, या फिर आप बोल सकते हैं वीक दिखाई देती है अर्थ के कंपैरेटिवली। बात अगर करें वीनस एक्सट्रीम कंडीशन जो है हमारी हॉट है डेफिनेटली देन दी मरकरी, जैसा कि मैंने बताया आपको, सिमिलर है लगभग जो प्रेशर है, हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर सिमिलर टू द प्रेशर फाउंड डीप अंडर द अर्थ्स ओशियन। यानी इसके जो हाई प्रेशर है अब हाई एटमॉस्फेयर में, वो हमारा जो है यहां पे अर्थ के ओशियन के अंदर में जितना प्रेशर होता है उसके बराबर है। डेफिनेटली अगर हमारे अर्थ के ओशन में अगर बॉयंसी फोर्स नहीं लगेगा तब आपको पता चलेगा कि अगर आप पानी के अंदर जाते हैं तो कितना फोर्स आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। तो आप इमेजिन करो कि आप डाइव कर रहे हैं डीप इनटू दिस सी ओशियन, आप 6 किलोमीटर नीचे हैं तो 6 किलोमीटर ऊपर का पानी का वेट आपके ऊपर लगता है, तो कितना वेट आपके ऊपर लग रहा होगा। ये प्रेशर है और ये प्रेशर का वहां पे एक तरीके से अंदाजा लगाया जा रहा है। 96.5 कार्बन डाइऑक्साइड होगी, बाकी सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड्स हो सकते हैं और भी बहुत सारी चीजें यहां पे देखने को मिल रही है, बट मेनली कार्बन डाइऑक्साइड। द प्लैनेट रोटेट स्लोली, यानी जो हमारा एक दिन होता है 24 घंटे का, यहां पे जो एक दिन होगा वो 243 अर्थ डे, यानी जब हम एक बार रोटेट करते हैं ये उस टाइम पे 1/243 ही रोटेट हुआ होगा और इसका पूरा रोटेशन टाइम पीरियड 243 अर्थ डे के बराबर है। तो दैट इज एक्चुअली स्लो। नेक्स्ट अगर हम बात करें टाइमलाइंस की तो मार्च 28 में इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। शॉर्टेस्ट पाथ डेफिनेटली हम फॉलो करने वाले हैं। जनरली आपको पता होगा जो हमारे एक तरीके से जर्मन के इंजीनियर्स थे वोल्फगैंग हॉफमैन, तो वोल्फगैंग हॉफमैन ने एक ऑर्बिट का एक आइडिया दिया था, हम उसी ऑर्बिट को शॉर्टेस्ट पाथ ऑर्बिट को हम यूज करने वाले हैं, जियो ट्रांसफर ऑर्बिट्स को हम यूज करने वाले हैं ताकि हम इजीली वहां तक पहुंच पाए। ये अगर हम बात करें मिशन टाइमलाइन इज क्रूशियल इज अर्थ एंड वीनस, यानी या ऐसा नहीं है कि हम इसको अभी रिसेंटली अभी इसको लॉन्च नहीं कर सकते, इसको हम किसी भी साल में यानी अगले साल भी इसको लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन मेन चीज है कि ये अलाइनमेंट भी होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पे जब हमने मार्स के लिए जब हमने लॉन्च किया था तो उस टाइम पे हमारे पास जो लॉबी थी, जो हमारे पास टाइम पीरियड था वो 28 अक्टूबर से लेकर 19 यानी नवंबर तक ही था, लेकिन
28 अक्टूबर को जो प्लान हमने डिसाइड किया था, उसके लिए जो शिप हमने डिप्लॉय किया था पैसिफिक ओशियन के अंदर में, वो डिस्टर्ब हो गया, जिसकी वजह से हमने 28 अक्टूबर को लॉन्च नहीं कर पाए। 7 दिन के बाद वो स्टेबलाइज हुआ, सुनामी वेव्स की वजह से वो डिस्टेबलाइज हो गया था। स्टेबल होने के बाद में वो वहां पे 5 नवंबर को स्टेबल हुआ और 5 नवंबर को इमीडिएटली इसरो ने अपना मार्स ऑर्बिटर मिशन को लॉन्च कर दिया। अगर ये 5 नवंबर को नहीं लॉन्च होता तो रिमेनिंग हमारे पास सिर्फ 14 डेज थे, यानी अगर 14 डेज और अगर ये लॉन्च नहीं होता तो हमें लगभग 380 दिन के आसपास दोबारा से 700 समथिंग डेज के आसपास में दोबारा से वेट करना पड़ता। बिल्कुल ऐसे ही जो टाइमलाइन है, ये सेम जो अलाइनमेंट है, ये जो हमारा वीनस और ये अर्थ ये सेम लाइन में आ जाए, ये जो रिपीटेशन है लगभग 19 महीने में आता है, यानी किसी भी टाइम इसको लॉन्च नहीं कर सकते, यानी इसका भी टाइम हमने कैलकुलेटेड होगा डेफिनेटली। The satellite will take 140 days to reach Venus after exiting Earth's orbit. अर्थ की ऑर्बिट को छोड़ने के बाद लगभग 140 दिन के अंदर ये वीनस तक पहुंच जाएगा। डेफिनेटली आप सोच रहे होंगे कि इतना भी डिस्टेंस नहीं है कि सुपर फास्ट स्पीड से जाने के बाद ये 140 डेज लगाए, इसको तो कुछ ही दिन में पहुंच जाना चाहिए। आप गलत नहीं सोच रहे हैं, लेकिन टेक्नोलॉजिकली अगर हम इसमें देखें तो हम डायरेक्टली वीनस की तरफ डायरेक्टली नहीं जा सकते हैं। वी हैव टू मैन्यूवर दिस टुवर्ड्स द वीनस, वी हैव टू रिड्यूस द स्पीड। इसीलिए इस बार हम एरो ब्रेकिंग को यूज कर रहे हैं विदाउट यूजिंग थ्रस्टर डिवाइस। फर्दर अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू यूज द एरो ब्रेकिंग सिस्टम। तो इसको सबसे पहले समझते हैं कि एरो ब्रेकिंग सिस्टम क्या है और थ्रस्टर सिस्टम क्या है। यानी हम पहले समझते हैं थ्रस्टर सिस्टम क्या है। हमारे जो व्हीकल होता है, यानी जो सैटेलाइट होता है, सैटेलाइट को छोड़ने के लिए हम यूज करते हैं रॉकेट्स, जिसको हम बोलते हैं स्पेस लॉन्च व्हीकल। स्पेस लॉन्च व्हीकल तो रॉकेट सैटेलाइट को एक ऑर्बिट में छोड़ देगा। अब उसके बाद वो फाइनल ऑर्बिट में कभी भी उसको डायरेक्टली नहीं छोड़ पाता रॉकेट, क्योंकि रॉकेट के ऊपर एक कंपल्शन है कि रॉकेट सिर्फ एटमॉस्फेयर तक आपका साथ देगा और वो एक मोमेंटम प्रोवाइड कर देगा सैटेलाइट को टुवर्ड दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन। बट कई बार सैटेलाइट उतनी स्पीड अचीव नहीं कर सकते कि वो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में उतनी फास्ट स्पीड से पहुंच पाए। तो ऐसे में सैटेलाइट को खुद अपनी स्पीड को बढ़ाना होता है और इस स्पीड को बढ़ाने के मैकेनिज्म को और ये जो सारा सिस्टम है इसको पहले से कैलकुलेट किया जाता है। अगर हम बात करें, सपोज कीजिए दिस इज आवर टारगेट और ये है हमारा अर्थ और दिस इज आवर एटमॉस्फेयर, तो हमारा जो रॉकेट लॉन्च होगा, सपोज कीजिए दिस इज 4 स्टेज रॉकेट, तो कुछ दूर जाने के बाद फर्स्ट स्टेज डिटैच हो जाएगी, सेकेंड स्टेज डिटैच हो जाएगी, फिर और दूर थर्ड स्टेज डिटैच हो जाएगी और फिर यहां पे फोर्थ स्टेज डिटैच हो जाएगी। एंड नाउ इट इज ओनली द सैटेलाइट दैट इज एक्चुअली मूविंग टुवर्ड दिस पर्टिकुलर प्लैनेट्स, पर्टिकुलर जो भी हमारी कॉस्मिक बॉडी है उसकी तरफ हम यहां पे ऐसे जा सकते हैं। बट यहां पे जरूरत है कि इस टाइम पे इस पर्टिकुलर सैटेलाइट को, जो कि एटमॉस्फेयर को छोड़ के हमारे दूसरे प्लैनेट या फिर सैटेलाइट की तरफ जा रहा है, नेचुरल सैटेलाइट की तरफ जा रहा है, ये जो है ये इस टाइम पे अगर ये पूरी वेलोसिटी अचीव नहीं कर पाए तो यहां तक ये कैसे पहुंचेगा। अब यहां पे बारी आती है कि अगर पीएसएलवी यूज किया तो वो कम स्पीड प्रोवाइड कर पाएगा, जीएसएलवी यूज किया तो ज्यादा स्पीड प्रोवाइड कर पाएगा। इस वजह से हम डिफरेंट टाइप के रॉकेट्स भी यूज करते हैं। अब बारी आती है कि मान लीजिए कि हम यहां से इस पर्टिकुलर सैटेलाइट या फिर नेचुरल सैटेलाइट को कोई मून तक पहुंचना चाहते हैं, किसी भी कॉस्मिक बॉडी तक अगर हम पहुंचना चाहते हैं तो वहां तक पहुंचने तक हमें अपनी स्पीड को स्लो भी करना पड़ेगा जब हम उसके इन्फ्लुएंस में आने वाले होंगे। यानी इसके बाद ये एस्केप वेलोसिटी फ्लो करेगा, यानी फॉलो करेगा और एस्केप वेलोसिटी में 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से ज्यादा की स्पीड ये फॉलो करेगा और जैसे ये इसके इन्फ्लुएंस में आ जाएगा तो इसके चारों तरफ ये इस तरीके से घूमने लग जाएगा। डेफिनेटली अगर हम बात कर रहे हैं तो ये हमारा एक नॉर्मल सिस्टम है जिसमें हम यहां तक पहुंचने के बाद जैसे ही उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में पहुंचने वाले होते हैं, उस पर्टिकुलर सैटेलाइट और या फिर प्लैनेट के आसपास पहुंचने वाले होते हैं, हम वहां पे सैटेलाइट के अंदर में एक मशीन को ऑन करते हैं और उस मशीन को बोलते हैं
थ्रस्टर मशीन। ये जो थ्रस्टर मशीन होती है ये फ्लिप फ्लॉप करती है, इसके अंदर में भी कुछ लीटर यहां पे फ्यूल प्रेजेंट होता है और ये फ्लिप फ्लॉप यानी उदाहरण के तौर पे आप बहुत तेज भाग रहे हैं और भागते 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 आपकी स्पीड भी बढ़ रही है। मान लीजिए हम एक्सेलरेटेड बॉडी हैं या फिर आपकी स्पीड सपोज कीजिए एक लेमन लैंग्वेज में समझे, अगर आप नॉर्मल अगर भाग रहे हैं तो अगर आपको सडनली रोकने को बोला जाए तो आपके पास फिर भी मोमेंटम रहेगा और आप गिर जाएंगे। बट अगर हम आगे जाने के बाद आपको ऐसे घुमा दे, किसी ऑब्जेक्ट को इस तरीके से सर्कुलेट करा दिया जाए तो जो मोमेंटम है वो इस सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट हो जाएगा और सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट होने के बाद जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है ऑसिलेटरी मोशन के अंदर में आ जाएगा और जो आपकी स्पीड है धीरे 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 करके लॉस होगी और आपकी स्पीड भी वहां पे स्लो डाउन होती चली जाएगी। ये काम होता है थ्रस्टर का। थ्रस्टर लगाने का जो टोटल वेट है, थ्रस्टर के अंदर जो फ्यूल यूज किया है वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, क्योंकि इसको रोकने के लिए हमें अलग से एक मशीन थ्रस्टर ले जाना पड़ रहा है, उसके अंदर में फ्यूल ले जाना पड़ रहा है। अब ये जो है वेट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो मेन काम के लिए हम जो पेलोड लेके जा रहे हैं, उदाहरण के तौर पे कैमरा लेके जा रहे हैं, थर्मोमीटर लेके जा रहे हैं, सिंथेटिक अपर्चर रडार लेकर जा रहे हैं, हम वहां पे न्यूट्रल कंपोजिशन एनालाइजर्स लेके जा रहे हैं, मैग्नेटोमीटर्स लेके जा रहे हैं, तो ये सारे के सारे जो हमारे पेलोड्स होते हैं उनके साइज को कम करना पड़ता है क्योंकि यहां पे इसका वेट बहुत ज्यादा हो जाता है। तो थ्रस्टर के वेट को कंपेंसेट करने के लिए हमारे जो मेन इंस्ट्रूमेंट जिससे हम स्टडी करने वाले हैं उनके साइज को कम करना पड़ता है, यानी हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो इस बार साइंटिस्ट ने डिसाइड किया कि हम थ्रस्टर को ही नहीं लेके जाएंगे, यहां पे हम बड़ा कैमरा यूज करेंगे, बड़े सिंथेटिक अपर्चर रडार यूज करेंगे, बड़े न्यूट्रल एनालाइजर यूज करेंगे और बड़े मैग्नेटोमीटर्स यूज करेंगे ताकि हम ज्यादा डिटेल स्टडी कर पाए। यानी एक सिंपल लैंग्वेज में अगर समझे आप, सपोज कीजिए आप हिमाचल प्रदेश या फिर किसी पर्टिकुलर पहाड़ों पे जा रहे हैं और वहां पे आपको बहुत ही सीनिक व्यू मिलता है, वहां पे आपको सीनरी देखने को मिलती है। आप वहां पे दो तरह के ऑप्शन है, एक तो मोबाइल में आपका कैमरा है और दूसरा आपके पास है एक डीएसएलआर कैमरा। नो डाउट डीएसएलआर कैमरा से बहुत ही अच्छी वीडियो, कोई बहुत ही अच्छी पिक्चर क्लिक होती है, लेकिन मोबाइल में हमारी बहुत अच्छी कंपेयर टू द डीएसएलआर इतनी अच्छी फोटो वीडियो आप नहीं बना सकते। लेकिन आप कितने ऐसे कैमरा ले जा सकते हैं? अगर आपको बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है तो आप वेट कम करने के लिए आप क्या सोचते हैं कि हम मोबाइल फोन के कैमरा से ही फोटो क्लिक कर लेंगे, जबकि डीएसएलआर भी आप ले जाते तो, लेकिन वहां पे क्वालिटी अच्छी आती लेकिन आपका जो वेट है आपका वो बढ़ जाता है। इसी वजह से थ्रस्टर का अगर वेट बढ़ चुका है जो कि स्पीड को कम करने के लिए है, वहां पे हम जो दूसरे जो इंस्ट्रूमेंट हम ले जा रहे हैं वहां से हमें कंपेंसेट करना पड़ता है एट द कॉस्ट ऑफ दिस क्वालिटी एंड ऑल दीज थिंग्स। तो इस बार क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए मना कर दिया है हमारे साइंटिस्ट ने। उन्होंने बोला है कि हम एयर से, उसके ड्रैगिंग फोर्स से और रिवर्स कैपलर लॉ से हम यहां पे इसको स्पीड को कम करने की कोशिश करेंगे। दूसरा, अगर हम मैकेनिज्म इसको और डिटेल में समझने की कोशिश करें तो मान लीजिए कि यहां पे कोई पर्टिकुलर सैटेलाइट या फिर कोई प्लैनेट है जिसकी कोई ग्रेविटी है, तो हमारी जो स्पीड होती है, मान लीजिए हम इस तरीके से सर्कुलर मोशन के अंदर में है। सर्कुलर मोशन होने के बाद यहां पे मान लीजिए हमारे पास है सन। दिस इज एक्चुअली द जो सबसे बड़ी बॉडी है आसपास अगर हम देख पा रहे हैं, तो क्योंकि इसकी जो ग्रेविटी है यानी पूरे सोलर सिस्टम में 99.9% जो मास है वो सन का ही है। 0.1% या पॉइंट समथिंग परसेंट के अंदर में पूरे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स आते हैं और 99% जो मास है वो सन का है। डेफिनेटली इसकी ग्रेविटी सबसे ज्यादा होने वाली है। अगर हम इस तरीके से मोशन करते हैं तो और यहां पे सर्कुलर मोशन है तो हम आगे की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, यहां पे एक थ्रस्टर ऑन कर देते हैं। थ्रस्टर इसकी डायरेक्शन को चेंज कर देता है। थ्रस्टर की डायरेक्शन चेंज होने के बाद ये टुवर्ड्स दी यानी अवे फ्रॉम अर्थ और टुवर्ड्स दी सन जाने लग जाता है और ये ग्रेविटी होने की वजह से वापस भी आता है। और फिर जब सेकेंड टाइम ये यहां पे पहुंचता है तो इस बार हमने क्या किया, वी हैव टू इंटेंशनली थ्रो दिस अवे फ्रॉम द ग्रेविटी ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लैनेट। इस प्लैनेट की ग्रेविटी से दूर हमने इस ऑब्जेक्ट को थ्रो किया और इस डायरेक्शन में थ्रो करेंगे क्योंकि सन उसको अट्रैक्ट नहीं करेगा तो इधर की तरफ ये मूव नहीं करेगा।
अब जब ये इस वाले पाथ को फॉलो करके यहां पे आएगा और ये एक्सेलरेटेड बॉडी है, तो सेकंड टाइम जब ये पहुंचेगा, यानी फर्स्ट ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट के बाद जब ये यहां पे पहुंचेगा तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, यानी ये एक्सेलरेटेड बॉडी है। थर्ड टाइम वी अगेन यूज द थ्रस्टर की वजह से डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और फिर ये सन की तरफ मूव करने लग जाएगा और ये यहां पहुंच जाएगा और यहां पहुंचने के बाद फिर दोबारा से जब यहां आएगा तो ये वाला पाथ फॉलो किया गया है, यानी पिछले वाले से भी ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल किया है। और जानते हैं आप लोग, जब एक्सेलरेटेड बॉडी होगी, जितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उतनी ज्यादा इसकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। तो यहां पहुंचने के बाद इसकी स्पीड पिछले वाले से भी ज्यादा स्पीड हो जाएगी। तो ये जनरली मैकेनिज्म हम यूज करते हैं सैटेलाइट के साथ टू इंक्रीज द स्पीड। तो सन के अपोजिट वाली डायरेक्शन में यहां पे थ्रस्टर को यूज करते हैं, जो कि इसको डिस्टर्ब कर देता है। डिस्टर्ब करने के बाद दैट विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड द सन, और सन की तरफ ये पूरा नहीं जा पाता क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्टेंस है सन का, बट सन थोड़ा अट्रैक्ट जरूर करता है। जब ये वापस रिटर्न होके आता है तो इसकी स्पीड जो है यहां पे बढ़ जाती है। दैट इज हाउ वी आर एक्चुअली गोइंग टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ द पर्टिकुलर सैटेलाइट विदाउट यूजिंग द रॉकेट, विदाउट यूजिंग द सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। बट अगर हम इस चीज को रिवर्स कर दे, यानी जब मान लीजिए दिस इज आर वीनस, नाउ सिचुएशन चेंज हो गई है, हम इसको अगर कंडीशन माने, यहां पे हमारा वीनस है और यहां पे है हमारा मान लीजिए अर्थ। सो सपोज दिस इज आर अर्थ एंड दिस इज वीनस। तो अब सबसे पहले हम अर्थ के चारों तरफ इस तरीके से ऑर्बिट को बना के हम फाइनल वेलोसिटी अचीव करके इस ऑर्बिट में एंटर कर जाए, और जो हमारा बाहर की तरफ जाने पे यहां से रिटर्न आके यहां पे स्पीड बढ़ती थी, अब हम उसको रिवर्स कर देंगे। तो पहले हम जाएंगे आउटर ऑर्बिट में, फिर हम धीरे धीरे जाएंगे इनर ऑर्बिट में, और फिर हम धीरे धीरे जाएंगे और इनर ऑर्बिट में। तो जो हमारी स्पीड बढ़ रही थी वो इस टाइम पे स्पीड कम हो जाएगी। दिस इज नॉन एज एरो ब्रेकिंग सिस्टम। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे इस बार के एग्जाम के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी हो जाता है क्योंकि एरो ब्रेकिंग हम पहली बार इसके अंदर भी यूज करने वाले हैं। तो जो जनरली हम बाहर की तरफ में इंक्रीज करने के लिए यूज करते थे, तो वही चीज आज हम पहले फर्स्ट ऑर्बिट ये होगी, सेकंड ऑर्बिट ये होगी, थर्ड ऑर्बिट ये होगी, और फिर फाइनली हम अब वीनस के चारों तरफ ऐसे घूमने लग जाएंगे और हमारी स्पीड जो है विदाउट यूजिंग थ्रस्टर हम अपनी स्पीड को कम कर पाएंगे। फर्दर अगर हम बात करते हैं तो एरो ब्रेकिंग सिस्टम फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू यूज हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द वीनस, यानी वीनस में जब हम पहुंचेंगे तो 500 और 60,000 की हमारी स्पीड, यानी जो ऑर्बिट होगी, सपोज दिस इज आवर वीनस, तो हमारी जो ऑर्बिट है दिस इज एक्चुअली 60,000 किलोमीटर्स एंड दिस इज एक्चुअली 500 किलोमीटर्स, एंड वी आर एक्चुअली गोइंग टू रिड्यूस द ऑर्बिटल साइज दैट एक्चुअली अल्टीमेटली रिड्यूस द ओवरऑल वेलोसिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर सैटेलाइट। The satellite will gradually reduce its orbit to around 300 to 200, यानी जो जैसा मैंने अभी बताया, इनिशियली वी आर एक्चुअली एंटरिंग इनटू द पर्टिकुलर 60,000 किलोमीटर की हमारी जो ऑर्बिट है और यहां पे हमारी 500 की ऑर्बिट है। स्लोली वी एक्चुअली मैन्यूवर टुवर्ड दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन एंड देन वी एक्चुअली एंटर इनटू दिस फाइनल ऑर्बिट दैट इज एक्चुअली 300 किलोमीटर दिस साइड एंड 200 किलोमीटर दिस साइड। सो वी आर गोइंग टू रिड्यूस द पर्टिकुलर स्पीड फ्रॉम 500 किलोमीटर्स इंटू 6,000 किलोमीटर्स टू 300 किलोमीटर्स और 200 किलोमीटर ऑर्बिट, और वहां से हम वीनस के आसपास की स्टडी करेंगे इन डिटेल। नेक्स्ट अगर हम बात करें एरो ब्रेकिंग की, जैसा मैंने अभी बताया सेम सिस्टम मैंने आपको अभी बताया। एरो ब्रेकिंग इन्वॉल्व्स यूजिंग वीनस एटमॉस्फेयर टू रिड्यूस द स्पेसक्राफ्ट स्पीड, यानी जो हम स्पीड बढ़ाने के लिए करते थे वो अब हम स्पीड कम करने की तरह से करेंगे, इसको रिवर्स डायरेक्शन में ले जाके। द सैटेलाइट विल स्किम द आउटर लेयर ऑफ द वीनस एटमॉस्फेयर, इट विल स्किम द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द वीनस एटमॉस्फेयर क्रिएटिंग ड्रैग टू रिड्यूस द एल्टीट्यूड। और जैसे जैसे इसकी तरफ आता रहेगा, आप जानते हैं कि वीनस का एटमॉस्फेयर भी बहुत ज्यादा थिक है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन फोर्स, ड्रैग फोर्स भी बढ़ेगा। तो जैसे जैसे अर्थ की तरफ ये वीनस की तरफ आता रहेगा, ड्रैगिंग फोर्स भी इसके अंदर में बढ़ रहा है। हम डायरेक्टली ऐसे वी आर नॉट गोइंग टू डायरेक्टली हिट दिस पर्टिकुलर वीनस, वी स्लोली एंटर और मैन्यूवर दिस फ्रॉम द हायर ऑर्बिट, हायर इलिप्टिकल ऑर्बिट टू द लोअर इलिप्टिकल ऑर्बिट, सो दैट वी कैन रिड्यूस द पर्टिकुलर स्पीड बाय यूजिंग द ड्रैगिंग फोर्स ऑफ द वीनस एटमॉस्फेयर। केयरफुली हाइट मैनेजमेंट इज क्रूशियल टू अवॉइड बर्निंग अप एंड टेकिंग टू लॉन्ग टू एडजस्ट दी ऑर्बिट। ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा हमारे सामने कि जब हम इतने हाई प्रेशर के विंड जो एयर है उसके अंदर में एंटर कर रहे हैं,
कार्बन डाइऑक्साइड में एंटर कर रहे हैं तो डेफिनेटली फ्रिक्शन फोर्स, ड्रैगिंग फोर्स इंक्रीज हो जाएगा और उसकी वजह से अल्टीमेट टेम्परेचर भी इंक्रीज हो सकता है। यानी डेफिनेटली हमारे साइंटिस्ट इसके लिए वेल प्रिपेयर्ड हैं, लेकिन जितना एक्सपेक्टेड है थ्योरेटिकली, अगर उससे ज्यादा प्रेशर जनरेट हुआ तो ये हमारे लिए फेलियर भी हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसकी वजह से साइंटिस्ट ने बोला है कि इसको हम 2028 में लॉन्च करेंगे और इस तरह के हम मटेरियल्स को डेवलप कर लेंगे कि जो कि हाई विथस्टैंड कैपेसिटी रखेंगे, ज्यादा टेम्परेचर को विथस्टैंड कर पाएंगे। इस तरह के मटेरियल्स को फ्यूचर में डेवलप किया जाएगा। जैसा मैंने अभी बताया आपको, इस तरह की ऑर्बिट हम यहां पे फॉलो करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहां पे हम इस वाली ऑर्बिट में होंगे, फर्स्ट ऑर्बिट, देन वी एंटर इनटू द सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट, और उसके बाद हम इसके चारों तरफ इस तरीके से चक्कर लगा के वीनस को हम ऐसे स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये हमारा अर्थ है, मान लीजिए। अगर हम इसको नेक्स्ट स्लाइड में अगर इसको देखें तो सपोज कर लीजिए ये हमारा अर्थ है। हम कहीं से अर्थ से अगर इसको लॉन्च करते हैं, दिस इज सपोज आवर अर्थ, तो अर्थ के चारों तरफ पहले हम स्पीड बढ़ाएंगे ताकि हम वहां तक पहुंच पाए। पहुंचने के बाद हम इसको इसमें डाल देंगे। इसमें डालने के बाद ये इस तरीके से मोशन करेगा और फिर ये ड्रैग फोर्स यानी थ्रस्टर इस बार हम नहीं यूज करने वाले हैं। हम इसकी डायरेक्शन को धीरे धीरे स्लो करेंगे और ड्रैग फोर्स इसको यूज करने वाले हैं। धीरे धीरे करके हम फाइनली इसके चारों तरफ इस तरीके से घूमेंगे और ये इस पूरे प्रोसेस में लगभग 130 से लेकर 140 दिन लगेंगे। तो हम अर्थ से यहां से लॉन्च करेंगे मार्च 2028 में, और 2028 के अंदर ही लेट ईयर में वहां ये पहुंच जाएगा, 3-4 महीने के गैप के अंदर में, और वहां से फिर अब ये स्टडी स्टार्ट करेगा। तो यहां 40 दिन लगेंगे, फिर उसमें 60 दिन लगेंगे, फिर 90 दिन लगेंगे, फिर इसमें 100 दिन लगेंगे, और फाइनली ये उस पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर में एंटर कर जाएगा। देन दिस फिनोमेना एंड दिस प्रोसेस टू रिड्यूस द स्पीड ऑफ दिस इज नॉन एज एरो ब्रेकिंग। तो ध्यान रखिएगा, इस बार हम थ्रस्टर यूज नहीं कर रहे हैं, इस बार हम यूज कर रहे हैं एरो ब्रेकिंग सिस्टम। थ्रस्टर जनरली यूज किया जाता था, वहां तक पहुंचने के बाद उसको इस तरीके से घुमा देना पड़ता था, जिसके अंदर में फ्यूल यूज होता था, हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता था हमारे पेलोड्स के साथ। इस बार हम पेलोड्स के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, हम नॉर्मल फिनोमेना यूज करके यहां पे स्पीड को कम करने की कोशिश करेंगे। डेफिनेटली एक ये टेक्निकल बहुत बड़ा चैलेंज है इंडिया के सामने। मिशन के अंदर में हम देख पा रहे हैं कि पेलोड जो है 100 केजी के आसपास का होगा। डेफिनेटली जब ये लॉन्च होगा उसी साल एग्जैक्ट वेट पता चलता है, लेकिन एक्सपेक्टेड जो वेट है 100 केजी होगा। इसमें सबसे मेन जो यहां पे जो पेलोड लगाया जाएगा दैट इज सिंथेटिक अपर्चर रडार। सिंथेटिक अपर्चर रडार, जब भी वर्ड आपके सामने आए तो आप इसको कोरिलेट करा सकते हैं वाटर या वाटर से रिलेटेड आइडेंटिफिकेशन को, यानी वाटर को अलग अलग फॉर्म में आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए हम ये इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, सिंथेटिक अपर्चर रडार। थर्मल कैमरा यूज करेंगे, थर्मल कैमरा, इंफ्रारेड कैमरास, यानी डे और नाइट दोनों टाइम पे हम इसको ठीक से देख पाएं और सिर्फ हीट के बेसिस पे देख पाएं। यानी वहां पे विजुअल कैमरा काम नहीं करेगा, क्योंकि वहां पे हमारी तरह कोई जो कैमरास होते हैं वो एटमॉस्फेयर और जो एनवायरमेंट है वो नहीं होता है, तो हमारे नॉर्मल कैमरा यहाँ पे काम नहीं कर सकते। थर्मल कैमरास को हम जनरली यूज करते हैं, जैसे क्रिकेट वगैरह में भी हम थर्मल कैमरास को यूज करते हैं, इंफ्रारेड कैमरास को यूज करते हैं। एक्सपेरिमेंट्स टू स्टडी द एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स एंड सरफेस इमेजिंग को करने के लिए 17 इंडियन और 7 इंटरनेशनल एक्सपेरिमेंट्स किए जाएंगे इसको फाइनल लॉन्च करने से पहले, और उसके बाद भी ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे वीनस के एटमॉस्फेयर को स्टडी करने के लिए, आयनोस्फेयर को स्टडी करने के लिए, डिटेल स्टडी के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हमें करना जरूरी है। इवन वहां जाने के बाद भी हम एक्सपेरिमेंट ही करने वाले ये सारे। यूनाइटेड स्टेट्स, यूएसएसआर, देन यूएसएसआर, जापान और यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ये सब पहले ये मिशन कर चुकी है, एंड इंडिया विल बी द 5th नेशन टू कंडक्ट सच टाइप ऑफ मिशन। नासा अपकमिंग मिशन इंक्लूड डाविंसी 2029 में लॉन्च होगा, इनका वेरिटास मिशन 2031 में। तो आपके लिए ये भी एक जो हमारे जो एमसीक्यूज आते हैं क्वेश्चन, उसके अंदर में आ सकता है कि हमारा ये दुनिया का चौथा मिशन होगा, 5वां मिशन होगा, या कौन सा मिशन है। डेफिनेटली इट विल बी द 5th मिशन।
नेक्स्ट अगर हम बात करें यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, एनविजन मिशन इज प्लान टू लॉन्च इन द 2030 शोइंग ग्लोबल इंटरेस्ट इन द वीनस एक्सप्लोरेशन। आप देख पा रहे हैं कि सारी कंट्री जो बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसीज हैं वो सब ट्राई कर रही हैं वीनस को एक्सप्लोर करने में, क्योंकि वीनस हमारे अर्थ के आसपास प्रेजेंट है। तो डेफिनेटली इन कंट्रीज को लगता है और ऐसा हो भी सकता है कि ये कंट्रीज यानी वीनस के ऊपर हमारे अर्थ के जैसी कंडीशंस हो, हमें भी कुछ नेचुरल रिसोर्सेज मिल पाए, वहां किस तरीके से डेंसिटी काम करती है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बढ़ने से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, ये सारी स्टडी हम डिटेल में कर सकते हैं। 1960s में वेनेरा और मेरिनर नाम के जो हम पहले से ही लॉन्च कर चुके हैं। 1970s में वेनेरा 2 लॉन्च किया गया, पॉइनर लॉन्च किया गया, उसके बाद 1980s में वेगा लॉन्च किया गया, फिर 1990 में गैलीलियो, फिर मैजेलन आ जाता है, कैसिनी आ जाता है। मैजेलन याद रखिएगा पहला वेसल जो ब्लू में दिखाए गए हैं दैट इज एक्चुअली द यूनाइटेड स्टेट्स, जो रेड में दिखाए गए हैं सोवियत यूनियन ने लॉन्च किया है, और जो ग्रीन में लॉन्च किए गए हैं वो हम यूरोप और इंटरनेशनल हैं अदर कंट्रीज के। तो आपको ये याद रखना है कि पहली बार हमने एरो ब्रेकिंग सिस्टम कब यूज किया था, डेट इज एक्चुअली मैजेलन। मैजेलन किसने लॉन्च किया था? यूनाइटेड स्टेट्स यानी नासा ने इसको लॉन्च किया था 1990s के आसपास में। स्पेशली अगर प्रॉपर्ली देखें तो 1994 में इसको लॉन्च किया गया था। तो ये पहला सिस्टम था, पहला हमारा लॉन्च था पूरे वर्ल्ड में जहां पे हमने एरो ब्रेकिंग सिस्टम यूज किया था। फिर उसके बाद कैसिनी के अंदर भी हमने इसके अंदर में यूज किया, मैसेंजर है, वीनस है, और अब हम लॉन्च करने वाले हैं इंडिया का खुद का शुक्रयान 1 मिशन और वीनस ऑर्बिटर मिशन। तो शुक्रयान 1 एम्स टू मैप वीनस ग्लोबली। इट कवर बोथ इक्वेटोरियल एंड साउथ पोलर रीजन्स, दोनों रीजन को हम कवर करने वाले हैं वीनस के। प्रोवाइडिंग यूनिक डेटा ऑन विंड पैटर्न देगा, केमिकल कंपोजिशंस बताएगा, और एटमॉस्फेयर की वेव्स जो बहुत ज्यादा स्पीड से जो चल रही हैं, एयर जो चल रही हैं बहुत ज्यादा स्पीड से, उसका क्या रीजन है वो हमें पता चल पाएगा। दिस विल एनहांस फ्यूचर साइंटिफिक मिशन विद अ कॉम्प्रिहेंसिव डेटा सेट। इससे पहले जो इतनी स्टडी हो चुकी है उसके बाद उससे भी हमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है, बट जरूरत है इसको और एडिशन करने की ताकि हम इसको और ज्यादा डिटेल में स्टडी कर पाए। इस तरह के जो आप क्रेटर्स यहां पे देख पा रहे हैं, तो जो क्रेटर्स होते हैं ये क्रेटर्स एक बायो सिग्नेचर होते हैं जिससे हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिल जाती है कि ये कोई पैलियो चैनल तो नहीं है या फिर कोई पुराना कोई जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर तो नहीं है। वीनस ऑर्बिटर मिशन को अभी तक का जितना इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और जो गवर्नमेंट ने एक तरीके से जिसको अप्रूवल दिया है, LVM-3 या फिर GSLV Mark 3 कैटेगरी का जो रॉकेट है जिसका वेट 640 टन के आसपास होता है, 3 स्टेज रॉकेट होता है, और इसकी पहली स्टेज सॉलिड होती है, सेकंड लिक्विड होती है, थर्ड स्टेज होती है क्रायोजेनिक इंजन स्टेज होती है। 3 स्टेज रॉकेट को हम यूज करने वाले हैं। अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट 1236 करोड़ के आसपास में पड़ेगी। इलिप्टिकल ऑर्बिट में इसको लॉन्च किया जाएगा। 170 किलोमीटर से लेकर 36,000 किलोमीटर सर्कुलर स्टेप फॉर मिशन सक्सेस। ये यहां पे आसपास घूम के यानी वीनस के आसपास घूम के वहां पे इसको स्टडी करेगा इन डिटेल अबाउट द वीनस। जब भी इस तरह का कोई मिशन इंडिया ने बड़े मिशंस किए हैं या फिर करने वाला होता है तो यूपीएससी उस साल उस तरह के क्वेश्चंस पूछता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस बार के एग्जामिनेशन के लिए। और भी इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए डू सब्सक्राइब आवर चैनल अकेडमी। थैंक यू।